नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा। और बच्चों, कल 19 को संस्कृत का एग्जाम है 10th वाले बच्चों के लिए। और पीछे एक दो एग्जाम हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड, आपका सीबीएसई बोर्ड यानी कि आपका सेंटर, आपका सीटिंग प्लान चेंज कर सकता है। डरिएगा नहीं बिल्कुल भी। जो आपका ब्यूटी का पेपर हुआ है या दूसरे जो पेपर हुए हैं, अब से पहले जो 2-3 पेपर हुए, उसमें कम बच्चे होंगे, सीटिंग प्लान अलग तरीके का होगा। अब की बारी सीटिंग प्लान बदल सकता है। लापरवाही से ना जाए, हो सकता है वो पेपर आपके जल्दी हो गए हो, 1-1.5 घंटे में हो गए हो, 2 घंटे का पेपर था। लेकिन अब जो संस्कृत का पेपर आपका आएगा वो आपका प्रॉपर पेपर होगा। जो गाइडलाइंस सीबीएसई की तरफ से हैं या जिन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है, वो बातें मैं यहां पर फटाफट से बता देता हूं। सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और कौन कौन सी चीजों का आप ध्यान रख सकते हैं उन्हें मैं आपको बताना जरूरी समझ रहा हूं। और ये निश्चित है कि अगर आपने मेरी बातों का ध्यान रखा तो कम से कम 5 से 10 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा आ सकते हैं। सबसे पहले जनरल बातें। जनरल बात यह है कि 9:30 AM तक आप सेंटर पर पहुंच जाइएगा। अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे या घड़ी पहन के जाएंगे या नहीं जाएंगे। आप समझ गए होंगे, ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाइएगा। और वॉच भाई किसी भी टाइप की आप मत पहनिएगा। मोबाइल वगैरह जो है ना बाहर ही रखा लिए जाएंगे। तो अगर आप वहां पर रखना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप नहीं लेके जाइएगा। दूसरी बात, अपनी सीट पर ही बैठे बच्चों, अकॉर्डिंग टू सीटिंग प्लान। पिछले पेपर के सीटिंग प्लान के अकॉर्डिंग आपको नहीं जाना है। सीटिंग प्लान आपका सेंटर स्कूल के गेट पर भी लगा देगा, और जो मेन जगह होगी जहां से आप लोग जा रहे होंगे वहां पर भी सीटिंग प्लान लगा हुआ होगा। आपके रूम के बाहर भी सीटिंग प्लान जरूर लगा हुआ होगा। 10 AM पर आपकी आंसर बुक मिल जाएगी बच्चों। जैसे ही आंसर बुक मिल जाए एक बार चेक कर लो, फटी टूटी तो नहीं है ना। और तुरंत आप उस पर अपनी एंट्री एडमिट कार्ड को देखकर कर दीजिएगा। 10:10 पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और उस पेपर को प्रॉपर रीड कर लें। ये आपकी स्ट्रेटजी है कि आप कौन सा पार्ट रीड करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग आप केस स्टडी वाला जो पार्ट है ना, अनसीन पैसेज वाला जो पार्ट है वो रीड आप करिएगा। चलिए, अब बात आ जाती है थोड़ी सी अलग की, यानी कि जब पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे तो कोशिश करें, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप पहले सेक्शन डी करें, फिर सेक्शन सी करें, फिर सेक्शन ई करें, फिर सेक्शन बी करें और सेक्शन देन ए करें। क्योंकि कई सारे बच्चे, मैंने ऐसा देखा है, पर्सनली ऐसा देखा है कि सेक्शन ए थोड़ा सा इजी होता है लेकिन लॉजिकल होता है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में एमसीक्यू ज्यादातर सब्जेक्ट में नहीं है तो वो बनाने पड़ते हैं। बच्चे को मजा आता है, ज्यादा टाइम देते हैं। कई सारे बच्चे इस सेक्शन में 1.5 घंटा देते हैं। बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है। टोटल जो मार्क्स है वो 20 ही है। ठीक है ना। तो आप, मैं कोशिश करिएगा बड़े सेक्शन को पहले करिएगा, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलत भी हो जाएगा भाई तो आपको 4 3.5 देगा, काफी नंबर होते। ठीक है ना। उसके बाद में अपना जो भी आप आंसर करेंगे उस पर क्वेश्चन नंबर बच्चों जरूर डालिएगा, है ना। और जरूर डालिएगा। और अगर किसी आंसर की एक लाइन रह गई है तो कोशिश करो उसी पेज पर आ जाए, नेक्स्ट पेज पर वो एक लाइन नहीं जाए। हालांकि जो इवेल्युएटर है वो हर चीज को चेक करते हैं, पर कभी कभी वो छूट जाती है ना। पूरा सेक्शन एक साथ करना जरूरी नहीं है। यानी कि जैसे मान लो आपने सेक्शन डी से स्टार्ट किया और उसमें 5 क्वेश्चन है या 6 क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन है, तो जरूरी नहीं है कि तीनों क्वेश्चन करके ही आप दूसरे सेक्शन पर जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन पर कभी भी जा सकते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर डालिएगा और सेक्शन डाल दीजिएगा तो और अच्छी बात है। पहले जो 10 और 15 क्वेश्चन है बच्चों, वो करने चाहिए आपको जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, ताकि आपका जो अटेम्प्ट करने का तरीका है वो आपके इवेल्युएटर को पसंद आए, अच्छा लगे। उसका माइंड सेट ऐसा हो जाए कि ये गुड बॉय है या एवरेज है या किस तरीके का बच्चा है। आधे नंबर का फर्क पड़ सकता है बच्चों, पड़ सकता है। मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर की लेंथ बनाए बच्चों। अपने आंसर की लेंथ मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाइएगा बच्चों, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कई बार 5 मार्क के क्वेश्चन को 4 या 5 लाइन में बच्चे निपटा देते, चाहे मैथ का है चाहे साइंस का है या किसी का भी है। तो वहां पर टीचर को 5 मार्क्स देने में जोर पड़ते, यानी कि आधा नंबर वो कहीं ना कहीं से उड़ाने के चक्कर में रहता है। रहता नहीं है, मतलब टीचर, देखिए एक बात तो पक्की समझ लीजिए, इवेल्युएटर ऑलवेज आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देना चाहता है।
बशर्ते आपने कुछ गलत नहीं लिखा हो, आपने कुछ काटा ना हो, आपने कुछ ऊल जलूल नहीं लिखा हो, आपने आंसर के अराउंड लिखा हो। और जब उसे ऐसा लगता है कि यार यहां पर मार्क्स देने पे मैं खुद ही फंस जाऊंगा अगर ये कॉपी रीचेक हो गई, तो वहां पर टीचर को, इवेल्युएटर को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। यानी कि आप समझ जाइएगा, अगर आपको कोई आंसर पूरी तरह से नहीं भी आता है तो आप उसके अराउंड आंसर दीजिएगा, आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। यानी कि प्रॉपर आंसर नहीं आता है। बच्चों आप सोच रहे होंगे मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूं या नेगेटिव बातें कर रहा हूं। मैं नेगेटिव या डीमोटिवेट नहीं कर रहा। कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा हो सकता है, कोई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा हो सकता है जो आपने प्रॉपर पहले नहीं किया हुआ हो, लेकिन अब आप उसे करने की कोशिश जरूर करें, उसे पूरी तरीके से छोड़े नहीं। सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ये बात तो हर कोई कहता है और आपको करने भी चाहिए। बल्कि यहां पर मैं एक बात और बता दूं कि मान लीजिए इन केस आपके 3 क्वेश्चन बचे हुए, आपके पास 10 मिनट है। अगर आप एक क्वेश्चन को प्रॉपर करते हैं तो वो जो है आपके 10 मिनट को खा जाएगा। लेकिन उस स्थिति में आप तीनों क्वेश्चन को करिएगा और तीनों क्वेश्चन के आधे आधे पार्ट करिएगा, तो आपके जो मार्क्स है ना वो ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हर एक आंसर के जो पहला हाफ होता है उस पर मार्क्स ज्यादा आते हैं। एक और बड़ी बात है, अगर क्वेश्चन आपका पार्ट्स में, सपोज करिए मैं ये कहता हूं कि एक क्वेश्चन मैं बना लेता हूं लाइट से कि भाई आप ये बताइए डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, और फिर मैं आपसे ये कह दूं कि रेनबो में कौन से कलर होते हैं, और फिर मैं आपसे कॉमा डाल के ये कह दूं एक पार्ट और बना दूं कि हाई फ्रीक्वेंसी का कलर कौन सा होता है। तो आप अपने आंसर को भी 3 लाइन में लिखें, बल्कि थोड़ा सा गैप रखें तीनों लाइन में, ताकि इवेल्युएटर को प्रॉपर दिख जाए। क्योंकि 3 में से 3 लाना, 2 में से 2 लाना, 4 में से 4 लाना, बच्चों ये बहुत कम बच्चे जानते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, पार्ट्स में है, तो अपने आंसर को भी पार्ट्स में ही दीजिएगा, पैराग्राफ ना बनाएं तो बेहतर रहेगा। सेक्शन ए जब करें तो एक साथ करें यार, ज्यादा अच्छा रहता है। अब आप कहेंगे जी आप तो इवेल्युएटर का साथ दे रहे हैं, इवेल्युएटर को आसानी रहती है। यार देखो, इवेल्युएटर को जितनी आसानी रहेगी आप समझ जाओ कि आपका जो मार्क्स है ना वो आधा एक जरूर बढ़ सकता है। और आसानी का मतलब भाई इवेल्युएटर अपने लिए आसान नहीं कह रहे, वो कॉमन सेंस की बातें करते हैं, वो प्रेजेंटेशन की बात करते हैं जो मायने रखता है। किसी आंसर की कैलकुलेशन बच्चों लॉन्ग हो रही है, खास तौर पे मैथमेटिक्स में या साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप उस लॉन्ग आंसर के पीछे पड़ मत जाओ यार, उलझ मत जाओ कि ये तो मैं करके रहूंगा, दोबारा करके रहूंगा, तीसरी बारी करके रहूंगा। वो आपको डिमोटिवेट कर सकता है। आप वहीं छोड़ दो, उसके लिए 4 लाइन छोड़ दो। आपकी आंसर शीट बहुत बड़ी होगी, है ना, वहां पर छोड़ दीजिएगा और फिर दूसरे क्वेश्चन कर दीजिएगा, और फिर बाद में अगर टाइम बचे तो उस पर आ जाइएगा। बच्चों हाँ, यहीं पर मैं एक बात और बता दूं कि कोशिश करें कि आप अपनी रफ शीट जहां आप आंसर दे रहे उसी के राइट साइड में मार्जिन डालकर रफ वर्क करें। कई सारे बच्चे जो होते हैं वो रफ शीट को लास्ट वाली सीट रखते हैं या बीच में कोई सीट रखते हैं, वो बार बार उस पेज को पलटना, बार बार वहां पर आना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। और कई सारे बच्चे तो पेज बाय पेज वहां पहुंचते, पेज बाय पेज वहां पर आते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इससे आपका टाइम खराब हो सकता है। फिर आपको लास्ट के 10 मिनट में 15 क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि क्वेश्चन बच्चों कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है और हुआ है भाई बहुत बारी, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका क्वेश्चन डिलीटेड पार्ट से आ गया, या आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके के कंसेप्ट से आ गया जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो फिर तो आप कसम खा लो कि भाई ये तो मुझे जरूर करना है। ऑब्वियसली वो गलत होगा, लेकिन आप अटेम्प्ट करेंगे, बोर्ड आपको पूरे मार्क्स उस पर दे देगा। तो कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आए, आपकी कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा लगता है, लेकिन लगता, अगर आपको लगे तो ठीक है ना, अगर ना लगे तो भी कर दो यार, टाइम है तो, क्योंकि ये कोई जेईई मेन का एग्जाम तो है नहीं, यहां पर नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। आंसर बच्चों मान लो आपने एक क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन का आंसर दे दिया और आपको लगा यार ये आंसर ठीक नहीं है, जो दूसरे वाले बच्चा दिखा रहा है या जिसने मेरे को अभी बताया है वो आंसर ज्यादा सही है, तो हो सकता है बच्चों, वो मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि आपका सही है या उसका सही है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं आपसे कि आप अपने आंसर को जब काटें जब दूसरे आंसर को कर लें। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले आंसर को हमने काट दिया, दूसरे आंसर के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं बचा, या टीचर आ गए, या फिर वो दूसरा बता नहीं पाया, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा।
लास्ट में आंसर को चेक जरूर कर ले यार। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने 22वां और 23वां क्वेश्चन पढ़ा था और सोच के मैं मजे खुश हो गया था, ये तो मुझे आते हैं, ये तो किया हुआ, ये तो परसों ही किया था, ये तो मम्मी को सुनाया था, ये तो सर ने मेरे को गुड दिया था, और बाद में पता लगी वो तो मैं करना ही भूल गया। ठीक है ना, तो एक बारी जो ना सरसरी नजर आप लोग जरूर डाल लीजिएगा। यदि टाइम कम बचा है तो आधे आधे आंसर देकर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ये ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी होती है। और सबसे बड़ी बात भाई, ऐसा ना हो कि आपका पेपर 2.5 घंटे में हो गया, आप भाग लो, मत भागो यार, बैठे रहो। आपने फीस दी है इन सब की, पूरी सहूलियत आप लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन डिफिकल्ट अगर आपको लगे तो ऐसा बिल्कुल कभी मत करिएगा, उन्हें देख देख के डरते रहो, उन्हें देख देख के डरते रहो, उन्हें छोड़ दो यार। अगर वो दो डिफिकल्ट आए तो बाकी आसान जरूर होंगे। और अगर डिफिकल्ट है भी तो भाई सबके लिए डिफिकल्ट है, उसे आधा अधूरा जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो हमारी तरफ से आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, कोई किसी भी तरीके की डिफिकल्टी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं @7982985558 पर। और लास्ट में एक लाइन मैं जरूर बोलूंगा कि सोचो ये आंसर मुझे प्रॉपर नहीं आता है तो अब मैं इसमें से कैसे नंबर ला सकता हूं, आप जरूर नंबर ला सकते हैं, है ना। द्वंद कहां तक पाला जाए और युद्ध कहां तक टाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय बाय।